Students, today I will revise our next chapter of history, that is traders, kings and pilgrims. And as you know, for your third revision test, syllabus from history, civics and geography will come. So according to that, I will start the revision of this chapter. In this chapter, basically, you should know about the activities of traders, kings and pilgrims in our country. First of all, how in the ancient time trade was carried on from one part of the country to another and from one part of the world to another. And there are various examples. Like in India, there is a northern black polish ware pottery kind of pottery items. These items were constructed or made in the northern side, but these items were carried to the southern part. And many archaeologists, they have found this pottery items. So this shows that in the ancient time, trade was carried from northern to southern country. This is the example. नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड ट्रेड का मतलब क्या होता है बिजनेस एक्टिविटीज लाइक व्हेन वन वी एक्सचेंज वन थिंग ठीक है एंड वी कैन एक्सचेंज थिंग्स विद द थिंग्स लाइक बार्टर सिस्टम वाज देयर एंड वी कैन एक्सचेंज थिंग्स विद द मनी आल्सो बट इन द एंशियंट टाइम सदर्न इंडिया वाज आल्सो वेरी फेमस व्हाई सदर्न इंडिया वाज फेमस बिकॉज ऑफ गोल्ड स्पाइसेस ठीक है पेपर प्रेशियस स्टोन्स ठीक है these things were very famous in the foreign countries, so many people they came in India and they bought these things और ये चीजें वो यहाँ से फॉरेन कंट्रीज में लेकर एंड इसके एक्सचेंज में हमारी कंट्री में हमें क्या मिलते थे कॉइन्स रोमन गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो हमारी कंट्री में आते थे क्योंकि एट दैट टाइम थिंग्स वर एक्सचेंज विद द कॉइन्स बेसिक राउंड शेप बेसिकली राउंड शेप होती थी ठीक है एंड एट दैट टाइम मैनी पीपल दे ट्रेवल्ड इन द कारवांस कारवां का मतलब क्या होता है ग्रुप यानी कि एंशियंट टाइम में लोग जो थे वो ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे क्योंकि उस टाइम पीरियड में जिसे हम कहते हैं कि रिस्क बहुत ज़्यादा होता था और उससे बचने के लिए ताकि रॉबर्स उन पर अटैक ना करें उनका सामान जो है अटैक ना हो जाए और उससे बचने के लिए लोग बेसिकली कारवांस या ग्रुप में जाना प्रेफर करते थे लैंड रूट एंड सी रूट यानी कि बेसिकली पुराने एंशियंट टाइम में दो मेन रूट बहुत फेमस थे या तो लैंड रूट या सी रूट अगर लैंड रूट की बात की जाए तो हमारी कंट्री से यानी कि वेस्टर्न एरिया से सेंट्रल एशिया अरेबियन कंट्रीज चाइना जो ट्रेडर्स थे वो जाते थे एंड अगर सी रूट की बात की जाए तो सी रूट में बेसिकली बे ऑफ बंगाल और अरेबियन से ठीक है पोर्ट एरिया से शिप में जो है वो ट्रेडर्स एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते एंड इसके बाद बच्चे आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुराने टाइम पीरियड में मॉनसून विंड्स बहुत हेल्पफुल थी शिप्स की मूवमेंट के लिए बिकॉज जो सीजनल विंड्स होती हैं मॉनसून विंड्स होती हैं ये पानी के फ्लो को और ज़्यादा फास्ट करती हैं तो जितना पानी का फ्लो फास्ट होगा उतना ही शिप की मूवमेंट उतना ही तेज शिप चलेगा और ट्रेडर्स को इतना फायदा होगा सो इन द एंशियंट टाइम साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स हेल्प द ट्रेडर्स टू कैरी ऑन ट्रेड स्मूथली फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द कंट्री टू अनदर इसके बाद बच्चे आपका है न्यू किंगडम्स में हमने ये बताना कि कौन कौन सी किंगडम जो है वो बहुत फेमस थी अगर साउथ की तरफ देखा जाए तो साउथ में कावेरी रिवर सबसे फर्टाइल रिवर जो है वो मानी जाती है कावेरी रिवर डेल्टा और इस रिवर के आसपास यानी कि नदरन फर्टाइल अगर इंडिया का नदरन की तरफ अगर देखा जाए तो पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ठीक है ये एरियाज बहुत फर्टाइल हाँ जी बच्चे हाँ सिर्फ प्रॉपर ठीक है एंड अगर साउथ की तरफ देखा जाए कावेरी रिवर डेल्टा जो है वो सबसे फर्टाइल एरिया माना जाता है एंड पुराने टाइम पीरियड में किंग्स जो थे वो बेसिकली कोस्टल एरियाज को कंट्रोल करते थे रिवर एरियाज को कंट्रोल करते थे बिकॉज इट वाज इजी फॉर देम टू कलेक्ट टैक्सेस एंड एट दैट टाइम क्रॉप प्रोडक्शन जो थी वो इन एरियाज में बहुत ज़्यादा होती थी एंड ट्रेड रूट्स को मेन कंट्रोल करते थे ठीक है उनका ये मानना था कि जो एरियाज रिवर्स के पास या कोस्टल एरियाज के पास होंगे वहाँ पर इजीली ट्रेड रूट को कंट्रोल किया जा सकता है तो ऐसा ये कंसेप्ट जो है वो आपने इसमें पढ़ा है मुवैनदार इसमें आपने ये बताना है कि जो मुवैनदार है उसका मीनिंग क्या है
मुवैंदार का मतलब होता है 3 चीफ, यानी कि 3 अलग अलग जो है वो किंग्स। तो पुराने टाइम पीरियड में कावेरी रिवर के आसपास 3 किंगडम्स बहुत फेमस थी, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। ठीक है, और चोलो डायनेस्टी, चेरा डायनेस्टी और पांड्या डायनेस्टी के जो किंग्स थे, ठीक है, इन यानी कि 3 मेन डायनेस्टीज एंड 3 मेन चीफ्स, एंड इसको बोला जाता है, तमिल वर्ड मतलब है मुवैंदार। तो व्हाट इज द मुवैंदार? मुवैंदार का मतलब क्या होता है? तमिल वर्ड है जिसका मतलब है 3 चीफ्स। 3 चीफ्स कौन कौन सी फैमिलीज के चीफ बहुत फेमस थे? चोलास, वेरी गुड, चोलास, चेरास एंड पांड्यास। और ये बच्चे हमें कहाँ से पता लगता है? संगम पोइम्स, यानी कि तमिल में बहुत सी पोइम्स लिखी गई हैं। उन संगम पोइम्स को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें इनका जो है वो रेफरेंस दिया गया है। उनको पढ़ के हमें ये पता लगता है कि हमारे इंडिया में एंशियंट टाइम में कावेरी रिवर के आसपास कौन सी फैमिलीज, कौन सी डायनेस्टीज बहुत फेमस थी। एंड सभी जितनी भी तीनों चीफ जो थे, ठीक है, ये किसी ना किसी पोर्ट सिटी, यानी कि इनके अंडर कोई ना कोई पोर्ट सिटी थी। ठीक है, पुहार, जो पुहार एंशियंट टाइम में एक जिसे हम कहते हैं कि पोर्ट सिटी था, दैट वाज फेमस फॉर द चोलास। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज पांड्याज, यानी कि पांड्याज उन्होंने भी एक पोर्ट सिटी जो है उसको कंट्रोल किया था, दैट वाज मदुरई। मदुरई। तो बेसिकली आपने ये बताना है कि पांड्याज जो है उनकी कैपिटल कौन सी थी? मदुरई। एंड चोलास के अंडर कौन सी पोर्ट सिटी थी? पुहार। ठीक है, बाकी जो है चेरास, चेरास की कोई एज सच पोर्ट सिटी नहीं थी, बट दे कंट्रोल द फर्टाइल एरियाज। तो ये मेरा आप याद रखो। नाउ व्हाट अबाउट देयर एडमिनिस्ट्रेशन? बच्चे सदर्न इंडिया में हमारा चैप्टर ही क्या है? हम पढ़ रहे हैं ट्रेडर्स, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इसका मतलब है कि हमने किंग्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ना है कि उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे रन होती। तो अब तीनों चीफ की क्वालिटीज या फीचर्स हमने कलेक्टिवली उसको बताना है। एडमिनिस्ट्रेशन के फीचर्स क्या होते थे? नंबर 1, ये चीफ जो थे, मुवैंदार थे, ये रेगुलर टैक्स नहीं लेते थे लोगों से। दे डिड नॉट कलेक्ट रेगुलर टैक्सेस। ठीक है, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग टैक्सेस दे रिसीव्ड गिफ्ट्स, यानी कि ये आसपास जो इनके अंडर एरियाज होते थे उनसे गिफ्ट्स लेते थे। ठीक है, एंड दे आल्सो वेंट ऑन मिलिट्री एक्सपीडिशंस। मिलिट्री एक्सपीडिशंस का मतलब क्या होता है? कि आसपास के एरियाज पे कंट्रोल करना, अटैक करना, यानी कि उस टाइम पर में किंग्स का टाइम जो था वो मोस्टली दे वर इंगेज इन अटैकिंग द अदर टेरिटरीज। देन इवन दे आल्सो गेट ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट का मतलब क्या होता है? काइंड ऑफ पेमेंट जो कंपल्सरी नहीं होती, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किसी किंग को कन्विंस करने के लिए, खुश करने के लिए कितनी मनी देते हो। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जो मुवैनदार थे ये टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे, बल्कि इनकी इनकम का मेजर सोर्स क्या था? यस, व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दीज मुवैनदार? व्हाट वाज द मेजर सोर्स ऑफ इनकम ऑफ दीज मुवैनदार अदर देन ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट्स एंड गिफ्ट्स? ये ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इज, इसके बाद फिर हमने ये बताना है दैट जो भी ये कलेक्शन करते थे उस कलेक्शंस में से कुछ पार्ट जो था वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था अमंग सोल्जर्स, पोएट्स, फैमिली मेंबर जो इनकी प्रेज करते थे, इनके बारे में पॉइंट्स लिखते थे, सोल्जर जो इनको वॉर में सपोर्ट करते थे, फैमिली मेंबर्स, एंड इवन ये रिवॉर्ड भी देते थे। जो जो इनके लिए बहुत अच्छा काम करता था वो उनको रिवॉर्ड्स भी देते थे। रिवॉर्ड्स में इन द टर्म्स ऑफ प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ। तो इस तरह से ये मुवैनदार, सपोज मैं आपसे ये पूछूं कि बेटा मुवैनदार जो थे व्हाट वाज देयर इनकम सोर्स, फीचर्स, उनके फीचर्स, तो यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द फीचर्स ऑफ दीज मुवैनदार एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन। इट इज क्लियर? क्लियर? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इज नेक्स्ट डायनेस्टी, बिकॉज वी आर रीडिंग अबाउट द किंग्स। अभी हमने मुवैनदार के बारे में पढ़ा, अभी नेक्स्ट डायनेस्टी जो थी दैट वाज सतभाना डायनेस्टी। सतभाना डायनेस्टी भी बेटे सदर्न पार्ट जो है, यानी कि हमारे इंडिया के सदर्न स्टेट्स हैं, दैट वाज वेरी वेरी पावरफुल। ठीक है, एंड सतभाना डायनेस्टी के सबसे इंपॉर्टेंट किंग माने जाते हैं गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी, तो बहुत इंपॉर्टेंट पावरफुल जो है वो सतभाना डायनेस्टी के किंग माने जाते हैं। इनका नाम इनकी मदर, यानी कि इनकी मदर का नेम क्या था? गौतमी बालाश्री। ठीक है,
और ये माना जाता है कि अगर किसी भी किंग ने साउथ की तरफ अटैक करना होता था तो उसको एज अ वॉल, यानी कि सबसे पहले किससे अटैक करना, किसके साथ वॉल लड़नी पड़ती थी, गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। तो गौतमीपुरा जो है वो सतकर्णी, उनको दक्षिणापथा कहा जाता था। दक्षिणापथा का मतलब साउथ की तरफ जाने वाले जितने भी रास्ते हैं उनको वो कंट्रोल करते थे। हु कंट्रोल द रूट्स टू साउथ? गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी। रीजन क्या है कि अगर किसी भी किंग ने साउथ की तरफ अटैक करना था तो पहले सबसे पहले इनके साथ वॉर लड़नी पड़ती थी, यानी कि इन्होंने उन सभी रूट्स को जो है वो कंट्रोल किया हुआ। दक्षिणापथ, रूट लीडिंग टू साउथ, ठीक है। एंड इसके अलावा गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी ने अपनी आर्मी को अलग अलग एरियाज में भेजा अटैक करने के लिए, ताकि व्हाट वाज द मोटिव ऑफ अटैक, व्हाई, क्यों किंग एक ही पर्टिकुलर टेरिटरी से सेटिस्फाइड नहीं होते, क्यों किंग जो थे वो वॉर लड़ते थे? आपने कभी सोचा व्हाट वाज द रीजन ऑफ फाइटिंग वॉर? सपोज एक किंग है बच्चे, ठीक है, उसके पास एक छोटा सा एरिया है, ठीक है, वो अपने एरिया में क्यों सेटिस्फाइड, क्यों उनको ये होता था कि वो आर्मी को एनलार्ज करें और आसपास के एरियाज पे अटैक करें? और अटैक करके क्या होता था, इसका बैड इफेक्ट क्या होता था, सोल्जर्स मारे जाते थे, इनोसेंट जो है वो लोग मारे जाते थे। तो क्यों किंग्स लड़ाई करते थे? कभी आपने सोचा कि आपने बच्चे इतनी बैटल्स पढ़ी हैं, ठीक है, तो पुराने टाइम पीरियड में किंग्स बैटल, व्हाई किंग्स फॉट बैटल, क्यों, क्या रीजन होता था? यू विल टेल मी द आंसर। हमने बच्चे इस चैप्टर में पढ़ा है कि बहुत से किंग जो हैं वो मिलिट्री एक्सपीडिशंस में बिजी रहते थे। ओके, अर्जुन इज सेइंग दे वर सेल्फिश। दे वर, व्हाई दे वर सेल्फिश? Satisfaction, yes, satisfaction. Yes, maybe they were not satisfied, उनकी satisfaction नहीं होती थी, they want more, जो उनके पास एरिया था वो उस एरिया को और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, एंड अलग अलग एरियाज को कंट्रोल करके वो अपनी किंगशिप को और ज्यादा अपने आप को और पावरफुल बनाना चाहते थे। दिस वाज द रीजन मैनी किंग्स इन द हिस्ट्री दे फॉट मैनी बैटल्स। फॉर एग्जांपल आपने किंग अशोका का पढ़ा, एंड फाइनली ही गेव अप वॉर, हाँ, आफ्टर विनिंग द बैटल ऑफ कलिंगा, ठीक है। बट हम ये कह सकते हैं कि हिस्ट्री में जितने भी किंग्स जो हैं वो जिन्होंने बैटल्स लड़ी हैं, जो अल्टीमेटली एंड जो है वो किंग्स का क्या होता था, या तो वो हार जाते थे या उनका एरिया कोई और किंग कंट्रोल कर लेते। तो दिस इज हिस्ट्री, ये हमारी हिस्ट्री का मेन जिसे हमने पढ़ा है कि मैनी किंग्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ बैटल्स। तो वी आर रीडिंग अबाउट द किंग्स। हमने इसमें अभी पढ़ा है मूवैंदार के बारे में, एंड नेक्स्ट हमने पढ़ा है सतभाना डायनेस्टी। आगे बच्चे नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज सिल्क रूट। सिल्क रूट क्या होता था? क्या कोई एक पर्टिकुलर रोड थी? क्या एक रोड का नाम सिल्क रूट था या क्या था? व्हाट वाज सिल्क रूट? वेरी गुड, वेरियस रोड्स थ्रू विच सिल्क वॉज कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। या ये कोई पर्टिकुलर एक रूट या एक रोड नहीं थी, अलग अलग रोड्स, जिन रोड्स से सिल्क एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता था, दीज वर कॉल्ड सिल्क रूट। एंड पुराने टाइम पीरियड में, एंशिएंट टाइम पीरियड में किंग्स का मेन मोटिव क्या था? टू कंट्रोल सिल्क रूट। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि किंग्स जो थे वो अलग अलग एरियाज को कंट्रोल करते थे, अटैक करते थे, and at that time major purpose of these kings was to control silk route. Now tell me why kings control silk route? क्या रीजन होता होगा क्यों किंग्स सिल्क रूट को कंट्रोल करते थे? क्यों सिल्क? यस, एक तो वहां से इनकम, किंग जो थे वो सिल्क रूट को इसलिए कंट्रोल करते थे। यस, हर्षिया विल गिव द आंसर, आई थिंक शी इज रेडी। यस, कीप योर माइक ऑन, हर्षिया। यस मैम, मैंने भी ये बोलना था मैम, दे अर्न मनी फ्रॉम दैट। Yes, they earned money. How they earned money, beta? How they earned money? By providing them protection. उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे ताकि उनके एरियाज में जो भी रोड है उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी से वहां से निकलने दिया जाए। और जब तक ट्रेडर्स और जो भी कहते हैं बिजनेसमैन उनके एरिया से दूसरे एरियाज में नहीं चले जाते थे, तब तक वो उनको पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते थे। और इसी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए वो उनसे क्या लेते थे? मनी। और इस तरह से सिल्क रूट पे जो भी लोग ट्रेडिंग के लिए जाते थे उनसे वो एक तरह से इनकम सोर्स अर्न करते थे। दिस वाज द रीजन व्हाई मैनी किंग्स दे कंट्रोल्ड सिल्क रूट, क्योंकि सिल्क वाज द मेन थिंग दैट वाज कैरिड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर, और इससे अर्निंग, उनको अर्निंग मिलती थी। और वो अपने एरियाज में जो भी उनके एरियाज में ट्रेडर्स आते थे दूसरे
एरियाज में जाने के लिए, उनके रास्ते से पास होकर जाते थे, तो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे। दिस वाज द रीजन व्हाई मेनी किंग्स दे कंट्रोल सिल्क रूट, ताकि उनको टैक्सेस से वो उनसे टैक्स भी लेते थे ताकि उनको बेनिफिट मिले, ठीक है। एंड और रॉबर्स उन पे अटैक ना करें, ताकि रास्ते में कोई भी उन पे अटैक ना करे, तो इस तरह से वो उनको प्रोटेक्ट करते। नेक्स्ट ऐसे ही एक बहुत इंपॉर्टेंट किंग जिन्होंने इसको कंट्रोल किया सिल्क रूट, हमारी इंडियन हिस्ट्री में माने गए हैं कुशानाज डायनेस्टी। कुशाना डायनेस्टी, कुशाना डायनेस्टी जो है उसके बहुत इंपॉर्टेंट किंग माने गए हैं किंग कनिष्का। किंग कनिष्का ने भी हमारी कंट्री में बहुत से सिल्क रूट को कंट्रोल किया। इनके अंडर बहुत सी सिटीज जो थी, ठीक है, कौन कौन सी सिटीज थी, पेशावर, मथुरा, तक्षशिला, ठीक है, इन सिटीज को उन्होंने कंट्रोल किया। एंड इवन कुशाना डायनेस्टी जो थी वो इतनी फेमस थी कि गोल्ड कॉइन्स, यानी कि इनके इतनी रिच डायनेस्टी मानी गई है कि इनके टाइम पीरियड में गोल्ड कॉइन्स जो थे वो एक्सचेंज होते थे, यानी कि करेंसी गोल्ड कॉइन्स को यूज किया जाता है। एंड इन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को स्प्रेड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। द मोस्ट फेमस कुशाना रूलर वाज कनिष्का, ठीक है। इन्होंने अपने टाइम पीरियड में बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो बुलाई। बुद्धिस्ट काउंसिल का मतलब होता है जो भी लोग बुद्धिस्ट टीचिंग्स के बारे में जानना चाहते हैं, स्कॉलर्स, ठीक है, और उनके बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, उनकी एक काउंसिल बुलाई, मीटिंग बुलाई, और जिसमें उन्होंने लॉर्ड बुद्धा के बारे में काफी डिस्कशंस या जानकारी, इंफॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड की, ठीक है। एंड इनके टाइम पीरियड में एक पोएट थे, इनका नाम क्या था, अश्वाघोषा। अश्वाघोषा, ठीक है, जिन्होंने बुद्धा के बारे में बायोग्राफी लिखी है, उसका नाम क्या है, बुद्ध चरिता, ठीक है। और बायोग्राफी का मतलब होता है लॉर्ड बुद्धा के बारे में, उनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जो बुक लिखी गई। एंड इट वाज रिटन इन द संस्कृत। पोएट हु कंपोज अ बायोग्राफी और बुद्धा, अश्वाघोषा, एंड द नेम ऑफ द बुक वाज बुद्ध चरिता, रिटन इन संस्कृत। इसके अलावा बुद्धिज्म जो रिलीजन है इस टाइम तक, यानी कि कनिष्का के टाइम तक एक नया जो है वो बुद्धिज्म की एक नई ब्रांच जो है वो स्टार्ट हुई। पुरानी जो ब्रांच होती थी उस ब्रांच में बुद्धिज्म रिलीजन जो है उसके बारे में उसके स्टैच्यूज नहीं बनाए जाते थे, लेकिन कनिष्का के टाइम पीरियड में बुद्धिज्म की एक नई ब्रांच स्टार्ट हुई जिसमें लॉर्ड बुद्धा के बड़े बड़े स्टैच्यूज जो है वो बनाए। स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा वर मेड, ठीक है, एंड मैनी ऑफ दीज वर मेड इन मथुरा। मथुरा में बहुत बड़े बड़े स्टैच्यूज बने, तक्षशिला में स्टैच्यूज बने, और ये सारा कनिष्का जो कुशाना डायनेस्टी के किंग थे इन्होंने सारा इसको जो है वो प्रॉपर मेंटेन किया। एंड सेकंड जो है बोधिस्त्व। बोधिस्त्व का एक नया कंसेप्ट जो है वो लोगों के माइंड में आया। बोधिस्त्व का मतलब होता है कोई भी पर्सन लॉर्ड बुद्धा की तरह बन सकता है अगर वो मेडिटेशन करता है, हु हैड अटेन्ड एनलाइटनमेंट। इसका मतलब क्या है कि लॉर्ड बुद्धा के पाथ पर चलकर उनकी टीचिंग को पढ़ के बहुत से लोगों ने जो है वो गॉड के नॉलेज ली। एनलाइटनमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट, नॉलेज ऑफ ट्रू गॉड, ठीक है। जब जब किसी पर्सन को एनलाइटनमेंट यानी कि गॉड की ट्रू नॉलेज हो जाती है तो पर्सन क्या करते हैं, आगे आने वाली जनरेशन को उनके बारे में बताते हैं। तो ये एक नया कंसेप्ट जो है वो बहुत फेमस हुआ, ठीक है। देन इवन बुद्धिज्म बच्चे इंडिया में नहीं फॉरेन कंट्रीज में भी स्प्रेड हुआ। आपने ये तो पढ़ा कि किंग अशोका ने बुद्धिज्म को कैसे स्प्रेड किया, लेकिन किंग कनिष्का ने भी बुद्धिज्म रिलीजन को आगे बहुत सी कंट्रीज में स्प्रेड किया। कौन कौन सी कंट्रीज, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, ठीक है, इंडोनेशिया, बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे आज बुद्धिज्म रिलीजन की बड़ी बड़ी आप मोनेस्ट्रीज देख सकते हैं। इवन इंडिया में कम बल्कि फॉरेन कंट्रीज में ये जो है वो बहुत ज्यादा फेमस, ठीक है। देन इसके बाद है पिलग्रिम्स। हमने अभी इस चैप्टर में कवर किए ट्रेडर्स, देन किंग्स, एंड लास्ट इज पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कौन होते हैं, who traveled for to satisfy their religious hunger। बच्चे हंगर दो तरह की होती है, ठीक है। एक तो क्या होती है, खाने की हंगर होती है, खाने की भूख होती है। आपको भूख लगी, आपने खाना खाया, आपकी हंगर क्या हो गई, खत्म हो गई। सेकेंड इज हंगर फॉर गॉड, गॉड को पाने की हंगर है। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो रिलीजियस पर्पस के लिए गॉड को पाने के लिए, उनको देखने के लिए, उनकी अलग अलग फॉर्म्स को देखने के लिए एक एरिया से दूसरे एरियाज में ट्रैवलिंग करते हैं। तो ऐसे पर्सन जो रिलीजियस पर्पस के लिए ट्रैवलिंग करते हैं उनको क्या कहा जाता है, पिलग्रिम्स। पिलग्रिम्स बच्चे आप जैसे हो, आप ही पिलग्रिम, आप पिलग्रिम कब बन जाते हो, जब आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाते हो, ठीक है। जब आप किसी रिलीजियस प्लेस में जाओगे तो पिलग्रिम हो, ठीक है। तो पिलग्रिम ऐसे ही हमारी कंट्री में बहुत से पिलग्रिम्स टाइम टू टाइम आए, और सबसे इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स जो माने गए हैं चाइनीज पिलग्रिम्स हमारी कंट्री में आए।
और ये चाइनीज पिलग्रिम्स अपने साथ बहुत सी इंफॉर्मेशन भी लेकर आए और यहाँ से भी इंफॉर्मेशन फॉरेन कंट्रीज में लेकर। कौन कौन से मेन चाइनीज पिलग्रिम्स? हाँ जी बच्चे, आपका नेम क्या है? नैतिक। हाँ जी, कौन कौन से चाइनीज पिलग्रिम्स हमारी कंट्री में आए? हाँ जी, हाँ जी, ह्यूनसांग, फायान एंड आईक्विंग। तो आपने ये मेन ट्रैवलर्स के नाम बता, ठीक है। Yes, these Chinese pilgrims, they came in our country and lived here for many years. वो हमारी कंट्री में आए, एजुकेशन के लिए भी आए, बिजनेस के लिए भी आए, and they lived here for many years and they translated हमारी कंट्री की बुक्स को उन्होंने ट्रांसलेट किया इनटू चाइनीज लैंग्वेज। और जब ये अपने साथ चाइना गए तो अपने साथ लॉर्ड बुद्धा के स्टैचूज, बुक्स और इंफॉर्मेशन जो थी वो इंडिया से फॉरेन कंट्रीज में या चाइना में लेकर। तो इनके बारे में हमने पढ़ना है कि व्हाई दे केम, उनका मेन पर्पस क्या था। दे केम हेयर, दे लिव्ड हेयर, दे गेट एजुकेशन, पढ़ने के लिए आए थे। लॉर्ड बुद्धा की लाइफ के प्लेसेस को देखने के लिए आए थे, उनकी लाइफ से रिलेटेड प्लेसेस को देखने आए, उनके स्टैचूज जो है उन्होंने बनवाए और अपने साथ लेकर। और इस तरह से जब ये ट्रैवलर दूसरी कंट्रीज में गए तो इन्होंने बहुत सी जो है वो इंफॉर्मेशन दूसरी कंट्रीज में शेयर। देन ह्यूनसैंग, आपने अलग अलग जो है वो ट्रैवलर्स की स्टोरीज पढ़ी होंगी कि जब फायान अपनी कंट्री में वापस जा रहे थे तो रास्ते में जब शिप जो है वो स्टॉर्म में फंस गया था तो उन्होंने बाकी सारी चीजें फेंक दी, लेकिन क्या नहीं फेंका? क्या नहीं फेंका उन्होंने? अपनी बुक्स और स्टैचूज नहीं फेंके। उन्होंने कहा कि तो बहुत प्रेशियस है, इतने साल लगाकर उन्होंने इसको इंडिया में इकट्ठा किया है तो उसको कैसे फेंक सकते हैं। इसी तरह से जो ह्यूनसैंग है उन्होंने भी ये बताया कि जब वो चाइना वापस जा रहे थे तो उन्होंने भी वो बाय लैंड वापस गए थे तो उन्होंने भी बहुत सी चीजें अपने साथ लेकर गए, गोल्ड, सिल्वर, स्टैचूज एंड बुक्स इवन। और कितने साल उन्होंने संस्कृत से चाइनीज, उन्होंने संस्कृत सीखी, यहाँ पर आकर उन्होंने संस्कृत सीखी और उसके बाद संस्कृत से चाइनीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट की बुक्स। तो कितना मुश्किल है एक पर्सन के लिए फॉरेन लैंग्वेज सीखना फिर उसको ट्रांसलेट करना, ठीक है। देन हमारे इंडिया में फेमस यूनिवर्सिटी कौन सी थी जब वो यहाँ पे आए? नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में, मतलब आज तो वो यूनिवर्सिटी नहीं है लेकिन बहुत साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी हमारी कंट्री में बहुत फेमस थी। मैनी ट्रेवलर्स एंड स्कॉलर्स दे केम हियर, दे लिव्ड हियर एंड दे गॉट एजुकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में एक चीज फेमस क्या थी, इसमें सिर्फ इंटेलिजेंट लोग, स्कॉलर्स के लिए थी। जैसे आपने पढ़ा है कि गेट पे ही गेटमैन होते थे, कोई भी उस यूनिवर्सिटी में एंटर नहीं कर सकता था। एंट्री के लिए गेटमैन क्या पूछते थे? क्वेश्चन। आप सोचो कि गेटमैन ही कितने इंटेलिजेंट होते होंगे। अगर आप उन क्वेश्चंस के आंसर दे दोगे देन यू कैन एंटर, अगर आप उनके क्वेश्चंस के आंसर नहीं दोगे तो यू कांट एंटर। तो आप ये देखो कि उस टाइम पीरियड में कितना मतलब जो था वो एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत हाई था हमारी कंट्री, ठीक है। So that was all about this Nalanda University. Next is भक्ति। हाँ, एक और जो है वो मूवमेंट या काइंड ऑफ हम कहते हैं कि एक नई तरह की जो है वो गॉड को सोचने के लिए, गॉड के बारे में डिस्कस करने के लिए एक नई फॉर्म डेवलप हुई जिसको कहा जाता है भक्ति। भक्ति का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भक्ति? भक्ति एक हिंदी वर्ड है। भक्त कौन होते हैं? डिवोटी, जो भगवान की पूजा करते हैं। तो भक्ति का मतलब होता है कौन सा प्रोसेस, जब द प्रोसेस इन विच यू वर्शिप गॉड, ठीक है। और भक्ति का मतलब क्या होता है कि भक्ति के लिए आपको किसी गॉड की स्टैचू की जरूरत नहीं है, आप आंखें बंद करके भी भगवान को उनकी पूजा कर सकते हैं। तो ऐसा ही एक नया कंसेप्ट जो है वो इस टाइम पीरियड में बहुत फेमस हुआ। कुछ लोगों ने स्टैचूज बनाए, कुछ ने मूर्तियां बनाई और ये मूर्तियां बहुत फेमस, ठीक है। दिस वाज आल्सो द टाइम व्हेन द वर्शिप ऑफ सर्टेन डाइटीज बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो कई लोग जो हैं वो भक्ति का मतलब होता है कि अलग अलग तरह की फॉर्म होती है। कुछ लोग भगवान को मूर्ति बनाकर पूजते हैं, कुछ लोग भगवान के बारे में कीर्तन करते हैं, कुछ लोग बिना मूर्ति के भगवान को पूजते हैं। तो जो भी आप एफर्ट करते हो दैट इज योर भक्ति। क्लियर? These deities, which deities were in the temple, especially Shiva, Lord Vishnu, and Goddess Durga. ये मेन उस टाइम पीरियड में जो है वो लोग इनकी पूजा करते थे। These deities were worshipped through भक्ति, यानी कि इसमें क्या होता है कि भक्त जो है उसका जो है वो भक्ति देखी जाती है कि कितना टाइम भगवान के लिए डिवोट करते हैं। Person can choose his or her chosen deity and
इवन एट दैट टाइम द डिफरेंस बिटवीन लोअर कास्ट एंड अपर कास्ट वाज रिमूव्ड, यानी कि कोई भी पर्सन अपने घर में मूर्ति लाकर उसकी पूजा कर सकती है। तो हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट का कंसेप्ट काफी हद तक खत्म हुआ। भागवत गीता, महाभारत में आपने स्टोरी पढ़ी है भागवत गीता, जो सेक्रेड बुक है हिंदूज की, जिसमें लॉर्ड कृष्णा ने अर्जुन को क्या कहा है, कर्म करो, डू योर एक्शंस, ठीक है, एंड रिजल्ट, यानी कि जो आपका रिजल्ट होगा उसकी फिक्र आप मत करो, वो भगवान पे छोड़ो। तो ये एक ऐसा कंसेप्ट उस टाइम पीरियड में बहुत जो है वो फेमस हुआ कि भगवान ने सबको बोला कि आप मेरी शरण में आओ, ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी है, आप भगवान के साथ शेयर करो, भगवान अपने आप आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देंगे। तो उस टाइम पीरियड में लोगों ने अपने अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अपने जो भी दुख हैं, भगवान के आगे शेयर किए। और भक्ति, ये भक्ति जो है वो बहुत ज्यादा उस टाइम पीरियड में फेमस। दोज हु फॉलो द सिस्टम ऑफ भक्ति, डिवोशन, डिवोशन इसमें सिर्फ क्या चाहिए, डिवोशन। डिवोशन का मतलब क्या है कि अगर आप अपने घर में मंदिर बनाते हो लेकिन डिवोशन ही नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। लेकिन अगर आपने अपने घर में मंदिर नहीं भी है लेकिन फिर भी आप भगवान के लिए टाइम निकालते हो, दैट इज योर भक्ति। तो भक्त बनने के लिए आपको बड़े बड़े मंदिर या बड़ी बड़ी मूर्तियां बनवाने की भी जरूरत नहीं। आप अपने घर में बैठकर भी, आंखें बंद करके भी आप भगवान के बारे में सोच सकते हो, तो दैट इज योर भक्ति, है ना। हर पर्सन का जो है वो भगवान को याद करने का तरीका अलग अलग होता है। लाइक अगर मैं आपसे ही पूछूं, व्हाट इज योर मेथड, व्हाट इज योर मेथड टू थिंक अबाउट गॉड? आप मेडिटेट करते हो। मेडिटेट का मतलब होता है आप आइज क्लोज करके भगवान के बारे में सोचते हो। आपका मेथड क्या है? हाँ? पूजा करते हो, ठीक है, आप पूजा करते हो। आपका मेथड प्रे, प्रे करते हो आप, है ना, इन फ्रंट ऑफ, हाँ, ओके, आप जैसे अपने मंदिर में, आपके घर में मूर्ति है, आप उनके सामने, आपका बच्चे, हाँ, पूजा करते हैं। तो हर एक का मेथड अपना अपना होता है, ये आपकी भक्ति है, आप सारे भक्त हो। अब जिस मेथड से भगवान की पूजा करते हो वो मेथड चाहे अलग अलग हैं, बट यू ऑल आर भक्त, और द वे थ्रू विच यू वर्शिप गॉड, दैट इज योर डिवोशन। आपकी भक्ति है, आपका डिवोशन, ठीक है। तो प्योर हार्ट, लेकिन भगवान की पूजा आपको क्या होना चाहिए, प्योर हार्ट। नहीं, जब आप भगवान के सामने खड़े हो तो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपको जो है कुछ किसी भी तरह से आप में ईगो नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये सब। हाँ, ईगो, ईगो का मतलब होता है कि जब आप भगवान के सामने हम क्या करते हैं, झुकते हैं ना, झुककर हम नीचे झुकते हैं। झुकने का मतलब क्या होता है कि हम अपनी सारी ईगो यहाँ पे छोड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो ये मतलब होता है कि भक्ति का, भक्ति क्या कहती है कि आपको भगवान के सामने अपनी जो भी आप में प्राइड है, घमंड है, ईगो है, उसको छोड़ देना चाहिए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नई नई फॉर्म्स जो है उस टाइम में बहुत फेमस हुई भक्ति। भक्ति, अच्छा, एक और रिलीजियस पर्पस भी है कि आपकी जो इनकम होती है, आप उन इस इनकम में से कुछ पार्ट आप क्या करो, डोनेट, दान भी कर सकते हो, ठीक है। इसका मतलब है कि जो लोग पुअर हैं, जिनके पास मनी नहीं है, आप उनको डोनेट कर सकते हो भगवान के नाम, मतलब आप उनको दे सकते हो। क्योंकि अगर आपके पास बहुत कुछ है, अगर आप शेयर कर दोगे, शेयर का मतलब होता है कुछ पार्ट आपको शेयर करना चाहिए अपनी लाइफ में, ठीक है। लाइक बच्चे, आप अपने बर्थडे, जब आपका बर्थडे होता है ना, तब आप कुछ पार्ट जो है वो जो पुअर पीपल है उनको, जो बच्चे हैं उनको अगर जो है वो पार्ट दे सकते हो, तो इट विल गिव यू इंटरनल पीस एंड सेटिस्फेक्शन, ठीक है। तो अलग अलग तरह से लोगों ने जो है वो भक्ति जो है इसका मेथड अडॉप्ट किया। देन द वर्ड हिंदू, एक आपका टॉपिक है हिंदू वर्ड। हिंदू वर्ड अल्टीमेटली जो है वो कहाँ से निकला है, इंडस, ठीक है। हमारी कंट्री में जो ईरानियंस, ग्रीक्स थे, वो इंडस रिवर को इंडोज कहते थे, हिंदोज, इंडोज भी कहते थे। धीरे 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 इंडस रिवर के आसपास रहने वाले लोगों का नाम ही क्या पड़ गया, हिंदू, हिंदू, और इस तरह से ये लैंड क्या बन गई, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बच्चे आपकी बुक में एक और एल्सवेयर टॉपिक जरूर होता है जो आपको अलग अलग टाइम के बारे में बताता है। जैसे इसमें क्या किया गया है, जीसस क्राइस्ट के बारे में, क्रिश्चियनिटी, ठीक है। जीसस क्राइस्ट जो थे उनके बारे में बताया गया है कि उन्होंने किस तरह से क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया, ठीक है। नो डाउट उनको क्रूसीफाई कर दिया। क्रूसीफाई का मतलब क्या होता है कि उन्होंने गॉड के बारे में लोगों को बताया, लेकिन उस टाइम पीरियड में लोगों ने उनकी बातों को नहीं समझा, ठीक है, और उनको क्रूसीफाई कर दिया। क्रूसीफाई का मतलब होता है कि उनकी बॉडी को एक वुडन जो है वो प्लेटफॉर्म पे जो है हील लगाकर जो है उनको वहां पे उनकी मतलब मेन डेथ का मेन वो रीजन बना, क्योंकि उन्होंने जो लोगों को समझाया, लोग उस टाइम समझे नहीं। उन्होंने लोगों को ये बताया कि जो है वो आपको किंग के सामने नहीं बल्कि गॉड के सामने झुकना चाहिए,
किंग जो है वो सब कुछ नहीं होते, लेकिन बहुत से लोगों ने शायद उनकी बातों को नहीं समझा। लेकिन आज के टाइम पीरियड में जो उनकी टीचिंग्स को हम बाइबल में पढ़ सकते हैं, लाइक उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो आपको अपनी लाइफ में जो है वो करनी चाहिए, ऐड करनी चाहिए। लाइक हंगर एंड थर्स्ट, फिजिकल हंगर एंड फिजिकल थर्स्ट कैन बी सेटिस्फाइड, लेकिन आपको अपनी जो हंगर है, अपनी थर्स्ट है, वो गॉड के लिए होनी चाहिए। ठीक है, मर्सीफुल, बी काइंड। तो अगर सपोज मैं आपको ये बोलती हूँ कि बेटा टीचिंग्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी काइंड टू अदर्स, सेम जैसे लॉर्ड बुद्धा की आपने पढ़ी है, महावीर जैन की पढ़ी है। ठीक है, प्योर हार्ट, आपका हार्ट जब आप गॉड के सामने झुकते हो तो आप प्योर हार्ट होने चाहिए। पीस मेकर्स का मतलब होता है योर मेन टारगेट शुड बी टू मेंटेन पीस। जहां पर बैठो पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए आपको। कोई भी पर्सन आपके साथ बैठे तो उसको ये लगना चाहिए कि ये पर्सन जो है वो बहुत सेटिस्फाइड है। ठीक है, और जितना आप लड़ाई झगड़ा करोगे तो लोग आपको क्या करेंगे, लोग क्या करेंगे आप, अगर आप किसी के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करोगे तो हाँ जी, लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। तो बेटर है कि आप जो इनकी टीचिंग्स हैं उनको अपनी लाइफ में जो है वो जितना इम्प्लीफाई कर सकते हो, इम्प्लीकेट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। क्लियर? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। एनी डाउट बेटा?